Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss local paramagnetic shielding in NMR spectroscopy. ये आज का हमारा 5th लेक्चर होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से उसमें हमने स्टडी किया था कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट आपका था लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग एंड सेकंड आपका है लोकल पैरामैग्नेटिक शील्डिंग। जो फर्स्ट फैक्टर था जिसका टॉपिक था लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग, वो हम ऑलरेडी 4th लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आज का ये अपना 5th लेक्चर लोकल पैरामैग्नेटिक शील्डिंग के रिगार्डिंग होगा। ओके, सो व्हाट इज लोकल पैरामैग्नेटिक शील्डिंग? Local paramagnetic contribution arise from the anisotropy in the electron distribution about the atom whose chemical shift is being measured. Local paramagnetic contribution भी एनाइसोट्रोपी की वजह से होगा। अब यहाँ पर एनाइसोट्रोपी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की एनाइसोट्रोपी। जिस भी एटम की आपको केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट करना है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एनाइसोट्रोपी है, इस पर डिपेंड करेगा लोकल पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन डेवलप अराउंड अबाउट द न्यूक्लियस विच आइदर प्रोड्यूस ए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन और एज द अप्लाइड फील्ड और आर लेस इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग ए डायमैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्कुलेशन। अब देखिए भाई, हम यहाँ पर एनएमआर को स्टडी करते हैं। एनएमआर में हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से अगर आप एक न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन की वजह से क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड या तो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन के अंदर हो सकता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो डायमैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, क्वांटम मैकेनिकली दिस एनाइसोट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय ए मिक्सिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड of the ground state and a low-lying electronically excited state of appropriate symmetry। हमने बात की कि लोकल पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एनाइसोट्रोपी की बात करते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनाइसोट्रोपी बनेगी वो एनाइसोट्रोपी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस जो इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का, अगर हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हम इस एनाइसोट्रोपी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन से मैग्नेटिक फील्ड को मिक्सिंग करनी है, किस किस की? जो ग्राउंड स्टेट का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को आपको क्या करना है? मिक्स कर देना है। वहां से मिक्सिंग से जो एनाइसोट्रोपी जनरेट होगी उसी को हम बोलेंगे लोकल पैरामैग्नेटिक शील्डिंग। This provides a mechanism for anisotropy electron circulations. Since the excitation energy to the empty higher energy hydrogen orbitals are large and the excited state is far removed from the ground state, and hence this effect makes an insignificant contribution to most proton chemical shift. But in case of nuclei in which the two ground state and excited states are closer in energy, for example in carbon, nitrogen, fluorine, oxygen, this effect is responsible for significant contribution to the chemical shift. लोकल पैरामैग्नेटिक शील्डिंग क्या है? लोकल पैरामैग्नेटिक शील्डिंग के अंदर हम
एनाइसोट्रोपी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनाइसोट्रोपी की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एनाइसोट्रोपी की बात हम करते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनाइसोट्रोपी से। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए जो आपकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो एनाइसोट्रोपी बनेगी वो क्या रहेगी, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से हमें ये जो फैक्टर होगा लोकल पैरामैग्नेटिक शिल्डिंग वाला, ये एक कोई भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं कर पाएगा केमिकल शिफ्ट को, या फिर सिग्निफिकेंट डिक्रीज भी नहीं कर पाएगा। कहने की बात यह है कि लोकल पैरामैग्नेटिक शिल्डिंग की वजह से प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। बट इसके साथ साथ जो दूसरे न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि हम कार्बन का न्यूक्लियस ले सकते हैं, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस ले सकते हैं, फ्लोरीन का न्यूक्लियस ले सकते हैं, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ले सकते हैं, तो ये सब जो न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप लेस होता है। अब इस लेस एनर्जी गैप की वजह से जो एनाइसोट्रोपी होगी वो भी सिग्निफिकेंट रहेगी। अब एनाइसोट्रोपी सिग्निफिकेंट है तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होगी, वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगी केमिकल शिफ्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकल पैरामैग्नेटिक शिल्डिंग केवल और केवल कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे न्यूक्लियाई के अंदर होता है, इसका कोई भी इफेक्ट प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट पर नहीं होता है। ये था अपना सेकंड फैक्टर जिसका नाम था लोकल पैरामैग्नेटिक शिल्डिंग। नाउ द थर्ड वन इज रिमोट शिल्डिंग फ्रॉम नेबर एनाइसोट्रोपी, और वी कैन से रिमोट शिल्डिंग फ्रॉम नेबर एटम और नेबर न्यूक्लियाई। अब देखिए, हमने बात की लोकल डायमैग्नेटिक शिल्डिंग की, फिर हमने बात की थी लोकल पैरामैग्नेटिक शिल्डिंग की। अब जो अपना थर्ड फैक्टर है जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट कर सकता है वो है रिमोट शिल्डिंग। रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट जैसे हम टीवी का रिमोट यूज करते हैं, तो उस रिमोट को यूज करने का मतलब फायदा क्या है, क्यों यूज करते हैं उसको, ताकि हम दूर से बैठे बैठे अपने चैनल्स को, अपने वॉल्यूम को जो भी है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर भी रिमोट का मतलब होगा दूर से, यानी कि जो नेबर के अंदर न्यूक्लियाई है, नेबर जो एटम है, उसकी वजह से जिस भी एटम का हमें केमिकल शिफ्ट निकालनी है उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर जो नेबरिंग एटम है, नेबरिंग न्यूक्लियाई है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, केमिकल शिफ्ट इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, उसको हम बोलेंगे रिमोट शिल्डिंग फ्रॉम नेबर एनाइसोट्रोपी और नेबर न्यूक्लियाई। ओके, सो रिमोट इफेक्ट हैव देयर ओरिजिन एट वन एटम अदर देन वन हुज केमिकल शिफ्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। देखो, इसने क्या कहा कि रिमोट इफेक्ट के अंदर हम जिस एटम की, जिस न्यूक्लियाई की केमिकल शिफ्ट हम निकाल रहे हैं, उसकी बजाय उसका जो नेबर एटम है, नेबर न्यूक्लियाई है, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें जो HX मॉलिक्यूल हमने लिया है, मॉलिक्यूल क्या है, HX। X आपका कोई भी एटम हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, आयोडीन। तो जो HX एटम है फर्स्ट कंडीशन में, ये परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट निकालनी है। किसकी केमिकल शिफ्ट निकालनी है, प्रोटॉन की। तो आप लोग देख सकते हो कि आपने अप्लाई किया वो मैग्नेटिक फील्ड ये है H0, और इस H0 की वजह से HX मॉलिक्यूल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है, इंड्यूस। अगर आप बात करोगे HX के पास, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड से क्या है, अपोजिट। भाई आपका अप्लाइड फील्ड तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो HX का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, क्या उतनी ही वैल्यू इस HX को मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की, तो प्रोटॉन के लिए जो एक्चुअल वैल्यू केमिकल शिफ्ट की होगी, वो इसके लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं
उससे कम मिलेगी। ओके, ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमने HX मॉलिक्यूल को हॉरिजेंटली रखा है, फिर से हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि X के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है H नोट के, बट हमें किसका केमिकल शिफ्ट निकालना है, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के रीजन में जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो H मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा वो वैल्यू H नोट से लार्ज होगी। समझ गए क्या बोला इसमें कि X के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन हमने बात की, तो वो X की डायरेक्शन तो H नोट के अपोजिट है, बट हमें किसकी केमिकल शिफ्ट निकालनी है, H नोट, H के लिए, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के ऊपर जो इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड को अप्लाई किया था, जिसकी वजह से क्या होगा, H जो एक्चुअल इसको मैग्नेटिक फील्ड फील करना चाहिए उससे ज्यादा करेगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि H के लिए केमिकल शिफ्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसी को हम स्टडी करते हैं। अब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है, द फील्ड एट विच द H in HX form from the current on X will be strongly dependent upon the orientation of the HX molecule with respect to the direction of the applied field H naught। हमने अभी बात की थी, एक में हमने वर्टिकल डायरेक्शन ली, सेकंड में हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ली। तो हमने ये कहा कि जो अपना प्रोटॉन है जिसकी हमें केमिकल शिफ्ट निकालनी है, उसकी वैल्यू जो H मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि HX मॉलिक्यूल की अप्लाइड फील्ड में ओरिएंटेशन क्या है। सेकेंड वन इज when the applied field H naught is parallel to the internuclear axis, the magnetic field generated from electron circulation on X will shield the proton, while a perpendicular orientation will result in de-shielding। तो ये हमारी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं कि इसके अंदर अप्लाइड फील्ड के साथ मॉलिक्यूल पैरेलल है। मॉलिक्यूल अप्लाइड फील्ड के साथ क्या था, पैरेलल। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि X के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ था जिसने अप्लाइड फील्ड को अपोज किया था, जिसकी वजह से H ने जितना मैग्नेटिक फील्ड फील करना चाहिए था उससे कम किया था। तो हम कह सकते हैं कि H की केमिकल शिफ्ट यहाँ पर कम थी। अब H की केमिकल शिफ्ट कम थी तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि H का हो चुका है शिल्डिंग। H की यहाँ पर क्या हुई है, शिल्डिंग। लेकिन जब हमने बात की कि HX मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर है अप्लाइड फील्ड के साथ, तो H में क्या हुआ है, डी शिल्डिंग। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड मोमेंट ऑन X for parallel and perpendicular orientation now the magnitude of the induced moment or induced magnetic field on X for the parallel and perpendicular orientation will depend upon the susceptibility of X फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन। तो हमने ये कहा कि जो हमने क्या किया, HX को पैरेलल भी रखा है फील्ड के साथ और परपेंडिकुलर भी रखा है। तो दोनों कंडीशन के अंदर जो इंड्यूस्ड होगा मैग्नेटिक मोमेंट वो किस पर डिपेंड करेगा, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर पैरेलल पे करेगा तो पैरेलल की ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी और परपेंडिकुलर पे करेगा तो परपेंडिकुलर ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। ओके, ओनली द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द शिफ्ट is measured, that is the average overall direction of the applied field relative to the XH line. The effect would cancel if susceptibility on perpendicular is equal to parallel। तो हमने ये कहा कि जो मेन कंट्रीब्यूशन रहेगा वो डिपेंड करेगा ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। अगर दोनों ससेप्टिबिलिटी इक्वल हैं, मीन्स परपेंडिकुलर
डायरेक्शन वाली ससेप्टिबिलिटी और पैरेलल वाली ससेप्टिबिलिटी इक्वल हैं तो उस कंडीशन में कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो आप उनका रिजल्टेंट निकालोगे। रिजल्टेंट निकाल करके हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, केमिकल शिफ्ट की। द रिजल्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द शिल्डिंग एट द प्रोटॉन फ्रॉम दिस इफेक्ट विल डिपेंड अपॉन द अनाइसोट्रोपी इन ससेप्टिबिलिटी दैट इज इक्वल टू susceptibility in parallel direction minus susceptibility in perpendicular direction. The same contribution is applied to a system in which the source of anisotropy is located in HX bond instead of X. तो हमने ये पढ़ा कि रिमोट शिल्डिंग क्या होती है। रिमोट शिल्डिंग के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन या फिर अनाइसोट्रोपी किसकी देखते हैं, नेबरिंग एटम की देखते हैं, नेबर की देखते हैं, ना कि उस एटम की जिसके लिए हमें केमिकल शिफ्ट निकालनी है। और उसके लिए भी वैल्यू डिपेंड करेगी उस एटम की ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। अगर ससेप्टिबिलिटी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन में इक्वल होगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा केमिकल शिफ्ट में, और अगर इसकी वैल्यू दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट होगी तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे दोनों के डिफरेंस से। नाउ फोर्थ फैक्टर इज इंटर एटॉमिक रिंग करंट। अब देखिए इंटर एटॉमिक रिंग करंट हम ऑर्गेनिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता रहता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से बेंजीन के अंदर एक रिंग करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक रिंग करंट। इंटर एटॉमिक रिंग करंट क्यों बोला है, क्योंकि जो करंट है वो सर्कुलेट होता रहता है, एक एटम से पास करके सारे एटम्स के पास चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक रिंग करंट। इंटर एटॉमिक रिंग करंट डेवलप इन साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फॉर एग्जांपल बेंजीन। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं पिरिडीन। क्या बोल सकते हैं, दिस इज पिरिडीन। Field induced electron circulations occur in loop around the ring and extended over a number of atoms. इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन एक एटम से जितने भी एटम होंगे रिंग में सबके पास हो जाएगा, जिसकी वजह से एक रिंग करंट बनेगा। उस रिंग करंट की वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे फैक्टर्स थे जो केमिकल शिफ्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट अपना था लोकल डायमैग्नेटिक शिल्डिंग, सेकेंड अपना है लोकल पैरामैग्नेटिक शिल्डिंग, थर्ड आपका था रिमोट शिल्डिंग और फोर्थ है इंटर एटॉमिक रिंग करंट।